हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खनी दोस्तों। आज हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। एनीवे जैसे हमारी हैबिट है हम लोग स्ट्रेट अवे मॉड्यूल से काम करते हैं, यहाँ पे भी मॉड्यूल से काम करेंगे एंड रिवीजन के तौर पे सीधा हम जाएंगे लेट अस रिकैप्चुलेट के सेक्शन में। फाइन, ओके, लेट अस स्टार्ट फटाफट से रिवाइजिंग चैप्टर विच इज़ नोन एज सप्लाई अंडर जीएसटी। नाउ चाहते तो अपन नॉर्मली सीधा सीधा रिवाइज कर सकते थे बिना किसी इन सब नोट्स को सामने लेके आके, बट आई थिंक जब हम रिवाइज करते हैं, स्पेशली अगर आप ये लेक्चर को एग्ज़ाम के दिन देख रहे हैं या देखने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट भी आंखों के सामने चाहिए, वरना क्या होता है, वरना हम लोग मिस हो जाते हैं, कहीं पे खो जाते हैं। तो बेटर है आई थॉट कि आपकी मॉड्यूल के रिकैप्चुलेट के सेशन से कनेक्ट होते हुए साथ में हम लोग चलेंगे और उनके साथ साथ करेंगे हम लोग रिवाइज। ओके, मैं रिवाइज बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसे रिवाइज एक स्टूडेंट करता है एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम में जाने के पहले। इसी चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम के दिन भी फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम के दिन पूरा कंटेंट पढ़ना आज की डेट में कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, टैक्सेबल इवेंट जीएसटी इज़ अ सप्लाई। अब आपको अच्छे से याद होगा जब आप सर्विस टैक्स के ज़माने में थे तो सर्विस टैक्स के ज़माने में आपके पास में सर्विस टैक्स था, आपके पास में वैट अलग था। तो यानी कि वहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ों में चेक करते थे कहाँ पे सर्विस है और कहाँ पे गुड्स है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। बट जीएसटी में इन सभी टर्म्स को एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या रखा था, सप्लाई। तो एनीवे जब तक कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई में फॉल नहीं किया जाता, यानी कि सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल नहीं किया जाता, तब तक उनको सप्लाई नहीं बोलेंगे, और जब तक सप्लाई नहीं बोलेंगे जीएसटी में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है सप्लाई के लिए। अच्छा, जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो फिलहाल एक लेमैन लैंग्वेज के टोन में हम लोग कह सकते हैं सप्लाई को सेल की तरह। हालांकि सिर्फ सेल नहीं है, सप्लाई इन्वॉल्व्स आपका बार्टर, आपका एक्सचेंज, आपका सेल एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट फिलहाल आप चाहो तो लेमैन टर्म्स में मोटा मोटी समझने के लिए आप एक बार सेल बोल दो। जब कोई भी इंसान अपना गुड्स या सर्विस किसी को बेचता है, किसी को सेल करता है, किसी को सप्लाई करता है, तो साथ में क्या होगा, कंसिडरेशन तो होगा ही। खाली कंसिडरेशन से काम चलेगा क्या? द आंसर इज नो। यही सप्लाई यानी कि यही सेल होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट ऑफ कोर्स अगर वो बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिजनेस के लिए होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी कहानी है, कल को मेरा मन हुआ कि मैं अपने छोटे भाई को एक फ़ोन गिफ्ट दे दूँ, तो क्या मैं उसको सप्लाई मान लूँ? क्या आप जो छोटा भाई है मेरा, जो मैं उसको फ़ोन दे रहा हूँ, क्या मैं किसी बिज़नेस के पर्पज़ से उसको दे रहा हूँ? क्या वो मेरे बिज़नेस का पार्ट है? क्या वो मेरे ट्रांजेक्शन बिज़नेस का है? नहीं। आप अपने दोस्त को किसी को फ़ोन दे देंगे तो क्या आप सप्लाई मान के उसमें जीएसटी मांग लेंगे कस्टमर अपने दोस्त से? आंसर इज़ नो। यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा, अब तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शेड्यूल 1 में फॉल होती थी, जहाँ पे हम लोग कहते थे अगर वो कंसिडरेशन के बिना भी ट्रांसफ़र है तो भी हम लोग क्या बोलते थे उसको, हम उसको बोलते थे कि सप्लाई। ध्यान से देखो इस चार्ट के अंदर, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, सप्लाई विद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये तो सप्लाई है ही है। साथ साथ में और क्या है सप्लाई, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद रहे ये एक यूनिक पॉइंट है जो एग्जाम में कभी कोई परेशान कर देता है। नॉर्मल सिचुएशन पे जो हमने पढ़ा वही है, बिज़नेस के लिए होना चाहिए। पर अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आप बिज़नेस के लिए कर रहे हो या नॉन बिज़नेस के लिए कर रहे हो, अगर कंसिडरेशन दिया है तो हम लोग हमेशा ही क्या मान लेंगे, हमेशा ही सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल तरह का एग्जांपल याद करके बता दूं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया। अब नेटफ्लिक्स को जब आप लोग कंज्यूम करते हो, बीइंग अ नॉन बिजनेस पर्सन, पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम करो या नॉन बिजनेस के लिए कंज्यूम करो, आपको जीएसटी चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्ट। एग्जैक्ट नेटफ्लिक्स यहाँ पे सेट नहीं होगा, ठीक है, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सप्लाई कर मान ली जाती है, कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी, वो क्या है थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है क्या सप्लाई नहीं होता है।
एक्टिविटीज़ नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कुछ चीज़ें आएंगी जो अभी थोड़ी देर में आएगी, अगर आपको याद हो तो शेड्यूल 3 में आएंगी। नेगेटिव लिस्ट जिसको आप लोग बोलते हो प्यार मोहब्बत के साथ। ये आ गया वापस आपका नॉर्मल तरीका। क्या था? सप्लाई म्हणजे क्या? सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल एक्सेट्रा, सब कुछ आ गया सप्लाई के अंदर। सप्लाई एक बहुत बड़ा टर्म है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने जो डीटी पढ़ते हो, डीटी में एक चैप्टर है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आप सेल ऑफ एसेट पे नहीं लगाते कैपिटल गेन, वहाँ पे आप लगाते हो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट में, यानी कि वहाँ पे वो लोग जानते हैं कि सेल से बड़ा टर्म क्या है? ट्रांसफ़र। तो वैसे यहाँ सेल से बड़ा टर्म क्या है? सप्लाई। ये सब किसके लिए हो रहा है? फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस के लिए हो रहा है, अपन इतना बोलेंगे फ़िलहाल। तो फिर वो क्या है? आपका सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बता दिया सेम चीज़। ये हमने जो दोबारा बात की उसको दोबारा बता दिया। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सर्विस पे ही एप्लीकेबल है, कुछ अलग तरह का ऐसा प्रोविजन। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मल केसेस में कंसिडरेशन के बिना हो तो सप्लाई नहीं माना जाता है। इवन जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वहाँ पे भी अगर बिना कंसिडरेशन के हो तो सप्लाई नहीं मानते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं कंसिडरेशन नहीं हो तो भी। ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, बिकॉज डिटेल हमारे जो फुल कोर्स है जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है। अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स में पूरा जीएसटी ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमने फुल फ्लेज दिया है। ये सिर्फ एक फास्ट ट्रैक मोड में रिविज़न जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कोप अप ना कर पाए, यानी कि या तो उसने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है और या फिर प्रिपेयर अभी कर रहा है, तो काइंडली प्रिपेयर फ्रॉम द फुल लेक्चर्स एंड देयर आफ्टर प्रोसीड टू दिस रिविजन लेक्चर। ओके, मूविंग फर्दर। पहला खास केस कौन सा है जहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। कोई आपके बिजनेस के एसेट है, सर कौन से एसेट? कैपिटल या फिर वो स्टॉक वगैरह। तो चाहे वो कैपिटल एसेट हो, चाहे वो स्टॉक वगैरह हो, जो भी चीज़ हो, अगर आपने उसका आईटीसी लिया है, आई होप यू नो नाउ कि आईटीसी आप ले सकते हो कैपिटल गुड्स का भी और नॉर्मल गुड्स का भी। अगर आपने उस बिजनेस एसेट का आईटीसी ले रखा है और अगर आपने उस चीज़ को परमानेंटली ट्रांसफ़र या डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज क्या है? आपने आग लगा दिया, मन हो गया बहुत पैसे वाला, आग लगा दी, आग लगा दो या परमानेंट ट्रांसफ़र कर दो, हम क्या मान लेंगे भाई? हम तो सप्लाई मान लेंगे, डीम सप्लाई। सर मेरे को पैसा तो मिला ही, भाड़ में गया पैसा, हम तो सप्लाई मान लेंगे। सर एग्जांपल बहुत सिंपल है। मेरे बिजनेस में मेरा एक लैपटॉप पड़ा है जिससे मैं अपने क्लाइंट्स के जीएसटी रिटर्न्स भरता हूँ। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, अचानक से मेरा एक दोस्त आया और मैंने क्या बोला मेरे दोस्त को, एक काम करना दोस्त, तेरे पास लैपटॉप नहीं, तू गरीब आदमी है ना, ये लैपटॉप ले जा, मेरी तरफ से गिफ्ट लैपटॉप। ये लैपटॉप क्या मेरे बिजनेस का एसेट है? आंसर इज यस, मेरे बिजनेस का एसेट है। अगर ये मेरे बिजनेस का एसेट है और मैंने इसका आईटीसी भी ले रखा है तो डिपार्टमेंट को दर्द होगा। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? अच्छा बेटा, आईटीसी हमसे ले लिया और गिफ्ट दे दिया, ठीक है दे दे, हम तो सप्लाई मान लेंगे। ठीक है सर, किस वैल्यू पे सप्लाई मानेंगे? वी विल लर्न इन द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। जिसने पढ़ रखा है उसको ध्यान होगा, बट याद रहे शुड बी परमानेंट ट्रांसफ़र। मैंने 2 दिन के लिए दिया तो आई कैन नॉट काउंट इट एज सप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अच्छा, रिलेटेड पर्सन म्हणजे काय, डिस्टिंक्ट पर्सन म्हणजे काय? डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? फॉर एग्जांपल दोनों का एक एग्जांपल दे लेता हूँ मैं। मेरी एक ऑफिस महाराष्ट्र में, मेरी एक ऑफिस गुजरात में भी है। आई हैव 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशंस अंडर जीएसटी। तो जब मेरी महाराष्ट्र की ऑफिस गुजरात के ऑफिस से कोई ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शन किस डेफिनेशन में आता है? इट कम्स अंडर डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन। ठीक है, और इट कैन बी रिलेटेड पर्सन का पार्ट। अच्छा, अब और क्या आता है? सपोज मेरी गुजरात की फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल अगर उसका और मेरा रिश्ता है, यानी कि हम दोनों फर्म एक ही है, रजिस्ट्रेशन वदर उसने लिया हो या ना लिया हो, इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा? इट वुड बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, दिस सेकेंड पॉइंट। अब ये बात ध्यान रहे, इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस। सिंपल सी कहानी ना, बिजनेस के लिए होना चाहिए वो काम। ठीक है,
मैं अपनी दूसरी ब्रांच को ऐसे ही कुछ पर्सनल चीज़ें, मैं वहाँ के जो इंचार्ज है, कोई पर्सनल चीज़ें उनसे बात कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें अपनी कोई पर्सनल सर्विस उसको दे रहा हूँ, तो वो थोड़ी यहाँ पे जीएसटी में कवर होगा। इट शुड बी फॉर बिजनेस, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है ऐसा रिलेटेड पर्सन, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं जहाँ पे दो इंसान रिलेटेड पर्सन होते हैं वो वहाँ पे वो भी आ जाता है अंडर द सेम कैटेगरी, हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं अगर वो बिज़नेस के लिए किया गया है तो। एक चीज़ यहाँ ध्यान रहे, जैसे एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, डोंट यू थिंक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी तो एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर ऑल्सो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटेड पार्टीज़, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सेटिंग जुगाड़ कर सकते हैं रिलेटेड पार्टीज़। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर एम्प्लॉयर रिलेटेड पार्टी यानी कि एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट डीम्ड सप्लाई में कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या दे दिया, एक एक्सेप्शन दे दिया। डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया, अगर वो गिफ्ट 50,000 या उससे कम है इन अ फाइनेंशियल ईयर, हाँ, एक गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, 2 गिफ्ट की बात नहीं हो रही, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 50,000 से कम का गिफ्ट दे रहे हो तो हम ठीक है सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, माफ़ किया। लेकिन अगर ये गिफ्ट 50,000 से ऊपर चला गया तो भाई भाड़ में गया तुम्हारा गिफ्ट का तरीका, पूरे पे जीएसटी भरना पड़ेगा, यानी कि हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ज़्यादा फास्ट जा रहा है क्या, थोड़ा स्लो करूँ क्या? जम रहा है ना? ठीक है, ये था मेरा सेकंड पॉइंट। कमिंग टू थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा बिकॉज इस पॉइंट पे जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एजेंट 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 एजेंट। तो याद रहे सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे हम डीम्ड सप्लाई कब मानते हैं, ध्यान से देखो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट और एक होता है कस्टमर। अब एजेंट करता है क्या है, एजेंट प्रिंसिपल के लिए कस्टमर ढूंढता है और प्रिंसिपल का माल किसको बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है। आपको हमेशा ये देखना है कि बिल कौन बना रहा है। अगर तो बिल प्रिंसिपल बना रहा है तो एजेंट ने सिर्फ कस्टमर को माल दिखाया, लेकिन बिल जो है, बिल कौन बना रहा है, सीधा प्रिंसिपल बिल बना रहा है और कस्टमर के नाम पे बिल बना रहा है। तो एजेंट सिर्फ उस बिल को यहाँ से लेके कस्टमर को दे रहा है। तो इन दैट केस सप्लाई किसका है, ये सप्लाई प्रिंसिपल का है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ने वो गुड्स एक बार के लिए ए को दिया कि जा तू कस्टमर को दे के आ, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिश्ता है ना, वहाँ पे कोई सप्लाई काउंट नहीं होगा। सप्लाई कौन सा, यहाँ पे एक ही सप्लाई विच इज़ प्रिंसिपल टू कस्टमर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब बिल किसने बनाया, अब बिल एजेंट ने बनाया। तो एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने अपना बिल बनाई कस्टमर को दे दिया और प्रिंसिपल से सामान अपने पास ले लिया। तो एजेंट ने प्रिंसिपल को अलग से चुकाया और वहाँ पे कस्टमर पे अलग से वो पैसा उठा लिया। तो यहाँ पे बिल किसने बनाया, एजेंट ने। तो ये जो सेकंड वाला ग्रीन वाला केस है ना, जहाँ पे बिल किसने बनाया, एजेंट ने। अगर एजेंट ने बिल बनाया है तो एजेंट ने मतलब क्या किया, प्रिंसिपल से माल लिया, कस्टमर को माल बेचा। ऐसे केस में प्रिंसिपल और एजेंट ने जो माल एक्सचेंज किया, जो बिल एक्सचेंज किया, अमाउंट एक्सचेंज किया, वो कवर होगा डीम्ड सप्लाई के अंदर। देयर आर हाई चांसेस कि प्रिंसिपल और एजेंट एक दूसरे के साथ ये गुड्स, या वैसे इसमें सिर्फ गुड्स आएगा, सर्विसेज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। सही टाइम पे मुझे ध्यान आ गया, मैंने क्लिक करवा दिया। यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, एजेंट की सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। तो देयर आर हाई चांसेस कि सप्लायर यानी कि प्रिंसिपल एजेंट को अपना गुड्स दे देवे फ्री में, ऐसे कि तू रख, तेरे पास जब बिकेगा तब दे देना पैसा। अरे जब बिकेगा तब दे देना पैसा, वो समझ में आता है, लेकिन प्रिंसिपल इस एजेंट को गुड्स दे रहा है जो एजेंट खुद का बिल बना के आगे बेचता है। तो शेड्यूल 1 में कवर हो गया। इसका मतलब जब प्रिंसिपल ने माल भेजा तभी प्रिंसिपल के लिए सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही प्रिंसिपल को एजेंट से पैसा अभी मिला हो या ना मिला हो। समझा कि नहीं? पक्का रिपीट करूं? ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, डीम्ड सप्लाई मतलब क्या, प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स टू एजेंट, सप्लाइज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इश्यूज इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम। तो ये कवर हो जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सेम उसी का उल्टा है। अगर थर्ड पर्सन कुछ एजेंट को दे रहा है, फिर एजेंट प्रिंसिपल को बेच रहा है, अगेन थर्ड पर्सन ने डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे बिल बनाया होता ना, तब तो डीम्ड सप्लाई में नहीं आता।
लेकिन पहले एजेंट और फिर ये, तो फिर ये जो एजेंट का और इसका सप्लाई है आपस में वो क्या है, दैट इज डीम्ड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस इंपोर्ट वाले पॉइंट में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज एट टाइम्स। यहाँ पे देखो, एक है पर्सन इन इंडिया और एक है पर्सन आउटसाइड इंडिया। जो पर्सन इन इंडिया है और जो पर्सन आउटसाइड इंडिया है वो दोनों दूसरे से क्या है, रिलेटेड पर्सन है, एक दूसरे के भाई भाई होंगे, बाप बेटे, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरी ही दूसरी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से सर्विसेज लिया, यानी कि मैंने इंपोर्ट किया। अगर वो इंपोर्ट किया फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो क्या हो जाएगा, डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। सर कंसिडरेशन की बात यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं जब इससे लेता हूँ, रिलेटेड पार्टी से कुछ लेता हूँ, तो मैं कहाँ देखता हूँ वो चीज़ें। ठीक है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को पूरी तरह कंबाइन कर दिया है, शेड्यूल 1 वाला भी और जो ऊपर सीखा था वो वाला भी। तो पूरा कंबाइन करने के बाद देखो चार्ट किस तरह का बनता है। आपको चेक करना है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। अगर वो विथ कंसिडरेशन है तब तो ऊपर वाले फर्स्ट वाले पार्ट में आ गया, जहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। अगर वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, हम सप्लाई मान लेंगे। हमने डमी एग्जांपल लिया था नेटफ्लिक्स का उसके अंदर। लेकिन अगर बिना कंसिडरेशन के हैं तो आपको चेक करना है रिलेटेड पार्टी है, डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या, प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए क्या, तो ही सप्लाई मानेंगे, वरना तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट अ सप्लाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल 2 की पूरी लिस्ट थी। शेड्यूल 2 के अंदर होता क्या था, हम लोग देखते थे कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट ने खुद से पहले से क्लैरिफाई करके बता दी है कि ताकि बाद में झगड़े ना हो। तो उन्होंने बताया कुछ चीज़ें गुड्स है, कुछ चीज़ें सर्विसेज है। तो यहाँ पहले बात करते हैं, पहले ट्रांसफ़र टाइटल इन गुड्स का ट्रांसफ़र हो या कोई एग्रीमेंट के तहत कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की हो फॉर द फ्यूचर डेट वगैरह कुछ भी, अल्टीमेटली गुड्स है ना, तो क्या आ गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। हमने सिर्फ राइट बेचे हो विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, राइट बेचा मतलब रेंट पे दिया इन शॉर्ट, तो क्या आ जाएगा, वो सर्विसेज आ गया। हमने किसी लैंड एंड बिल्डिंग को लीज या टेनेंसी या ईजमेंट लाइसेंस, मतलब सब कुछ बेसिकली सब कुछ रेंट ही है, रेंट पे दिया तो क्या है, वो सर्विसेज में आ जाएगा। अच्छा, ये सारे नाम एक बार देख लेना, कभी कभी कुछ और नाम दे देते हैं तो हम लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि ये क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर्स गुड। अब ये ऐसा भारी वर्ड देख के डरने का नहीं, क्या है ये, जॉब वर्क है। ठीक है, आप किसी और के गुड्स के लिए काम कर रहे हो तो वो सर्विसेज है। ठीक है, क्योंकि आप गुड्स नहीं बेच रहे, आप सर्विसेज दे रहे हो काम करके देने की। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। सीधी सी कहानी है, तो ये गुड्स में आ जाएगा। लेकिन अगर वो गुड्स हैं वो यूज़ किए थे बिजनेस के लिए, और बाद में क्या किया मैंने, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस लेकिन पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, तो वो आ जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे सर क्या बोला, एग्जाम्पल दो, फटाफट एग्जाम्पल दो, आ रहा है मुंह से निकल के अभी का अभी। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में ये एक फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन, ये फ़ोन मेरा बिजनेस का एसेट है। अब मस्त मैं इससे बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला फ़ोन किसी को बेच दिया, तो गुड्स है ना वो, तो क्या दिक्कत है। तो ये क्या किया, मैंने बेचा नहीं, मैंने किसी को पर्सनल यूज़ के लिए दे दिया, बेचा नहीं, किसी को पर्सनल यूज़ के लिए दे दिया। कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पर्सनल यूज़ में दे दिया। मतलब कहना है से मैंने गुड्स नहीं बेचा, गुड्स यूज़ करने का राइट दिया, विच इज़ नथिंग बट रेंट जैसा, तो वो क्या बन जाएगा, दैट वुड काउंट एज अ सर्विसेज। इसमें कई बार इंस्टीट्यूट एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट बोलता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी की फॉर एग्जाम्पल कंपनी की लॉरी, कंपनी की बस दे दी ऐसे ही 4-5 दिन 6 दिन यूज़ करने के लिए, पर्सनल पिकनिक के लिए। कंपनी की बस दे दी पर्सनल पिकनिक के लिए, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, गलत तो हो ही रहा है ना। अब गलत हो रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा,
क्या डिपार्टमेंट बोल सकता है कि कंपनी ने उस एम्प्लॉय को वो बस या लॉरी बेच दी है? नो। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि तूने 4 दिन यूज़ करने के लिए दिए ना, हम तो रेंट जैसा मानेंगे, तो ला सर्विस में ले लेंगे उसको, ठीक है। ये ऐसा चीज़ें आती हैं। ओके, goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of। ये तो वाली कहानी है। कौन सी वाली कहानी? मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अरे बंद कर दिया ठीक है, जिस दिन बंद किया उस दिन मेरे बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी गुड्स होंगे, ये मान लिया जाएगा कि वो गुड्स मैंने खुद को ही बेच दिया है, एंड इट वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके ऊपर बाकी जानकारी ITC चैप्टर में आने वाली है। एक्सेप्शंस, कब नहीं मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स? खुद को नहीं बेचा, मैंने वो बिज़नेस बंद करने के पहले किसी और को एज ए गोइंग कंसर्न ही बेच दिया है, तो ठीक है ना, फिर वो भरेगा टैक्स। इशू क्या है डिपार्टमेंट को? या फिर मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो अब टैक्सेबल पर्सन बन के बिज़नेस को संभाल रहे हैं। सपोज मैं मर गया, मेरे लीगल एयर्स आए, वो संभाल रहे हैं मेरे बिज़नेस को, तो क्या दिक्कत है? बंद करेंगे तो दिक्कत है, चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है डिपार्टमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, सिविल कुछ भी है, अगर ये रेंटिंग पे गया है तो आएगा सर्विस। टेम्परेरी ट्रांसफ़र किया है यूज़ करने के लिए, अगेन क्या है, वो सिर्फ बोलने के डिफरेंट नेम है, क्या है, रेंट जैसा ही है, सर्विसेज। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ IT सॉफ्टवेयर, ये सब भी क्या है, सर्विसेज। भाई कोई बंदा आता है बोलता है मैं डिज़ाइन करके दूंगा, कोई बोलता है मैं आई विल मेक सॉफ्टवेयर फॉर यू, आई विल मेक फॉर दिस फॉर यू, आई विल कस्टमाइज फॉर यू, सब क्या है, सर्विसेज है। Agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act, ये क्या है? क्या आपको याद आ रहा है ये क्या है? यस यस, सामने बैठे हुए मोहतरमा, देखिए कितना याद आता है। हाँ, डेफिनेटली। क्या था वहाँ पे, जहाँ पे कई बार कोई नॉन कॉम्पीट फीस हम दे रहे हैं किसी बिजनेस को, तो वो उसकी जगह हम लोग ले रहे हैं वो पैसा किसी और से, तो वो भी क्या है, सर्विसेज से एक, ठीक है। अच्छा एक बात याद रहे, यहाँ लिखा नहीं है बट इसमें एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? अगर एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन दे रहा है जॉब पहले छोड़ने के लिए, तो वो कॉम्पेंसेशन कितने का भी हो, वो इस पॉइंट में कवर नहीं होता है, ठीक है, वो GST के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन था, मेन नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज़, ठीक है, रेंट जैसा ही है। फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज, पहले बहुत दिक्कत था, अब बहुत सॉर्टेड है। अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है, जहाँ पे माल घर का कलर करना है मुझे, वो माल और लेबर दोनों साथ में कंबाइंड है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम लोग सर्विस ही मानेंगे, झगड़ा मत करना, पहले बता दिया डिपार्टमेंट ने। या फिर कोई रेस्टोरेंट है, वो गुड्स वगैरह देता है, सप्लाई करता है, तो वो गुड्स भी देता है और साथ में सर्विसेज भी देता है, जो वो या तो खाना बना के दे रहा है या खाना सर्व करके दे रहा है, वो सब सर्विसेज भी दे रहा है, तो उसको पहले से क्या बोल दिया भाई, वो सर्विस मानेंगे। याद रहे ह्यूमन कंजम्पशन, ये तो आ गया, अब यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिमाग खुला रखना अपना, ठीक है। भगवान की कृपा है, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। चलो आगे चलते हैं, बच्चे लोग हंस रहे हैं अभी आगे से। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर और देयर ऑफ कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल। अच्छा ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है इससे? अरे वही आपका हायर परचेज, ठीक है। तो कोई एसोसिएशन है, अपन 10 लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बना लिया और एक दूसरे को अपने मेंबर्स को सामान बेच रहे हैं, तो सामान बेचते तो गुड्स ही है ना बाबा, ये इनकॉर्पोरेट हो या अन हो की फ़र्क पड़ता है, हम तो गुड्स मानेंगे। अब पैसा एक साथ में लेवे या हायर परचेज पे एग्रीमेंट करके वैसा लेवे की फ़र्क पड़ता है, हम तो गुड्स मतलब गुड्स ही मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 3 जो मस्त है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, दीज फ्यू ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि उसको तो स्कोप के ही बाहर कर दिया GST के। तो चलते हैं, पहला क्या है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स और रिलेशन टू इज एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, अगर रिश्ता एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है तो हम लोग क्या मानेंगे, हम भाई GST से बाहर रखेंगे। याद रहे गिफ्टिंग में प्रोविजन आ जाता है डीम्ड सप्लाई वाला, अगर 50 के ऊपर चला गया तो ओके। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसको याद करने का सिंपल तरीका हमेशा के लिए क्या है, सपोज आपकी शादी हो गई है,
अब आपका डिवोर्स हो रहा है, आप डिवोर्स करने कोर्ट में गए, आप कोर्ट आपको क्या बोलता है, अच्छा ये कोर्ट का फीस भर और साथ में GST भर। सोच के बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा, बहुत गुस्सा आएगा। अरे तो तलाक हो रहा है, मैं तू GST मांग रहा है। तो भाई बोला कोर्ट ट्रिब्यूनल पर जो भी काम होगा ना वहाँ पर कोई GST नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ, वो बड़े बड़े लोग देखो, MP, वो MLA वो सब जो है पंचायत वाले सब लोग होते हैं जो पंचायती करते हैं, ये सब, या कोई मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी है आपका, BMC वाले या लोकल अथॉरिटी वाले हैं, ये सब जो भी सर्विसेज देते हैं वो GST के दायरे से बाहर है। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन द परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, ठीक है। तो कोई अगर यहाँ से भी आ रहा है किसी बड़ी पोस्ट से तो वो भी क्या है, बाहर है GST के दायरे से। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉडी म्हणजे क्या है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा ICAI, ICSI, ये सब बॉडी किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो कुछ वहाँ से परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो भी क्या है, GST से एग्जेम्प्ट है। इसलिए पता है जब आप ICAI से कोई बुक्स लेते हो, कुछ नया परचेज करते हो, वहाँ पे GST नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ट्रांसपोर्ट या शिपिंग फीस ली जा रही है तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं वो डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरल, मॉर्चरी, ये सब डिसीज, अरे ये सब क्या है, ये सब तो अगर इन सब पे GST मांग लिया ना तो मरने वाले की लाश उठ के बोले कि कान के नीचे क्या GST मांग रहे हैं, मैं तो मर के आया अभी, तो GST मांग रहा है मुझसे। तो ये जो मृत्यु के सारे जो क्रियाक्रम के जो भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग, अच्छा ये यहाँ नहीं लिखा है बता दूँ, एम्बुलेंस, जो आप एम्बुलेंस का सर्विसेज लेते हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, वहाँ पे भी कोई GST नहीं लगता है। ये आगे मेगा एग्जामिनेशन में कवर होगा पर यहाँ ध्यान आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा अब ये क्या है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, अपने को तो याद ही है, याद करो। पहली बात करते हैं लैंड की। लैंड का सेल करना इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लैंड तो माफ़ हो गया। फिर बात करते हैं बिल्डिंग की। अब आपको चेक करना है कि वो बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, क्या वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है या उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। अगर वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है वो मालूम कैसे पड़ेगा, याद करो, तो या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आ गया हो या फिर आपका OC मिल गया हो। अगर दोनों में से एक भी चीज़ हो गई तो क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर वो बिल्डिंग सेल हो रही है तो वो शेड्यूल 3 में कवर होगी, यानी कि इट इज़ नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो कंस्ट्रक्शन बाकी है यानी कि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई है, विच एवर इज़ अर्लियर, वो चीज़ें नहीं हुई है, तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, वहाँ पे हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि वो जो बिल्डर है या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हम लोग को कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है जिस पे GST लगेगा। ओके आगे चलते हैं। सेल ये हो गया। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम्स जो भी होते हैं, जैसे जो हम लोग जो चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्शनेबल क्लेम्स में आती है, उन पे तो कोई GST नहीं है, लेकिन जो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग इन पे GST है, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम्स है वो आएंगे शेड्यूल 3 में, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग शेड्यूल 3 में नहीं आएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। एक सेकेंड, बहुत आवाज़ आई लगता है अभी वापस सुन लो। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इसको मैं प्यार से बोलूँगा NTT। अगर एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी पे माल भेज रहे हैं तो वो शेड्यूल 3 में कवर होगा। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल आपका जो हिंदुस्तान है, सॉरी फॉर माय गुड ड्राइंग, आपका जो हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान में बैठे हो, आपने UK से माल लिया और US में माल बेच दिया, यहीं पे फ़ोन पे बात करते करते, वहाँ से लिया वहाँ पे बेच दिया, तो क्या वो इंडिया में आया? नहीं, बिकॉज UK भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, US भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो इस केस में दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके नेक्स्ट है
सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये बात हमने कस्टम में कर रखी है, फटाफट शॉर्ट में सुन लो। हम लोग जब माल लेते हैं, जब हम माल मंगाते हैं कहीं से, इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, तो वो क्या होता है, वो जैसे ही आता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको वेयर हाउस करवा लें या उसको होम कंजम्पशन के लिए निकालने में। होम कंजम्पशन के निकालने का मतलब क्या है, हमने कस्टम ड्यूटी भर दिया, होम कंजम्पशन के लिए निकाल दिया। लेकिन हमने होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री भरने के पहले ही हमने क्या किया, हमने किसी और को बेच दिया। तो ये जो होम कंजम्पशन करने के पहले ही किसी और को बेच दिया, ये जो बेचना हुआ, दिस इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। नेक्स्ट और एक चीज़ क्या है, सपोज़ मैंने जो मंगाया कहीं बाहर से मंगाया, जब वो हाई सीज़ में था, जब वो जहाज़ वहाज में था, जब वो कंटेनर्स वगैरह में था, मैंने क्या किया, मैंने तभी ही फ़ोन पे ही किसी और को बेच दिया। उसी वेसल में एक बंदा था, या नहीं भी होगा, सपोज़ यहाँ कोई बंदा है, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे बेच दूँ, उसने कहा बेच दे, तो मैंने वहाँ का वहीं बेच दिया, इंडिया आने तक का वेट ही नहीं किया। तो अगेन वहाँ पे भी क्या है, सिंपल फंडा है, अभी तक होम कंजम्पशन का तो फाइल किया नहीं है, कस्टम तो भरा नहीं है, तो इन दैट केस वो भी शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार होम कंजम्पशन का क्लियरेंस करवा दिया, उसके बाद बेच रहे हो तो जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है, होम कंजम्पशन के पहले वाला जीएसटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे कुछ डायग्राम बनाया है इन्होंने, बहुत धमाकेदार डायग्राम है। आपकी नई मॉड्यूल जो है ना, एकदम चुम्बेश्वरी मॉड्यूल है। देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको क्या देखना है, जो भी एक्टिविटी है, इज़ द एक्टिविटी अ सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर। आप चेक करो कुछ इनमें से कुछ हो रहा है क्या आपका। अगर नहीं, कुछ है जो इनमें से नहीं है, तो स्ट्रेट अवे क्या हो गया, नॉट अ सप्लाई। बट एक बात बताऊँ, इन्होंने जितना कुछ लिया सब कुछ ले लिया, कुछ छोड़ा है कहाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब ले लिया। अगर हाँ इनमें से कुछ आप कुछ कर रहे हो या सेल या कुछ भी कर रहे हो, तो आप चेक करो क्या आपने बंदे में कंसिडरेशन लिया है। अगर कंसिडरेशन लिया है तो आप चेक करो क्या वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है। अगर नहीं तो चेक करो क्या वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए है। अच्छा, अब अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आंसर आपका हाँ है, तो आप चेक करो कि क्या वो शेड्यूल 3 के नेगेटिव लिस्ट में आता है। अगर नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है तब तो वो सप्लाई नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहा है तो फिर वो सप्लाई है। या फिर आपने जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लिया है वो आप चेक करो कि क्या वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है और बिजनेस के लिए लिया है तब तो सिंपल कहानी है, वो क्या है, सप्लाई है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऊपर वापस से, क्या वो कंसिडरेशन के लिए, अब आपका आंसर है नो, नहीं है। तो चेक करो क्या वो शेड्यूल 1 में आ रहा है। अगर शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा है, कंसिडरेशन नहीं भी लिया है, तो फिर तो क्या है वो, सिंपल नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर शेड्यूल 1 के में अंदर आ रहा है तो क्या चेक करो क्या वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, नहीं सर वो तो टाइम पास के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है, तो भी नो मतलब क्या, नॉट अ सप्लाई। अगर हाँ तो अगेन क्या हो जाएगा, सप्लाई। ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट बनाया मेरे को, IPCC का फ्लो चार्ट एक्चुअली में याद आ गया इसको करा। आई यूज्ड टू टीच फ्लो चार्ट अ लॉट इन माय लाइव बैच, जो अब तो मौका मिलता ही नहीं है खैर पढ़ाने का, सब बंद है, कोरोना बाबा की जय। ओके आगे चलो। नेक्स्ट है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। व्हाट इज़ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट का मतलब क्या होता था, कुछ चीज़ें नेचुरली बंडल्ड है, और मिक्स मतलब क्या था, नेचुरली बंडल नहीं, हमने खुद से बंडल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन के साथ में उसका चार्जर बंडल होता है। ठीक है, अब कोई मुझे एग्जांपल एप्पल का मत देना, बिकॉज अब एप्पल धीरे धीरे सब कुछ देना बंद कर रहा है, तो वो नहीं, मैं नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली फ़ोन और चार्जर अभी तक तो बंडल होकर साथ में आते हैं, तो वो कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन मिक्स सप्लाई क्या है, जहाँ पे हमने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया और बोला कंपोजिट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ये आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा एक गिफ्ट का पिटारा बनाया, जिसमें आपने उसकी फेवरेट चॉकलेट्स, उसके वो जो क्या पसंद होते हैं आजकल लड़कियों को, मोमोज बहुत कुछ आपने इसमें डाल दिया। आई डोंट नो जो भी अब होता है, क्या वो जो भी होता है यार, ठीक है, वो सब आपने इसमें डाल दिया। अब हो सकता है जो आपने इसमें लिपस्टिक डाला उसका अलग GST रेट होगा, हो सकता है चॉकलेट्स का अलग रेट पे GST होगा, कोई और मेकअप किट होगा उसका अलग रेट पे GST होगा। तो क्या ये सब नेचुरली बंडल होता है? द आंसर इज़ नो, ये तो आपने खुद से मस्ती किया है।
तो सिंपल फंडा क्या बोलेंगे कि जिसका भी हाईएस्ट रेट है पूरे के पूरे बंडल में उतना ही जीएसटी पूरे एक साथ बिल पे चार्ज कर दो। अगर आपने ये पूरा टोकरी नहीं बनाया, आपने सेपरेट लिया है तो सेपरेट गुड्स ही है, सेपरेट ही चार्ज होगा। बट कंबाइन क्या, सिर्फ उस केस की बात कर रहा हूँ। कंपोजिट तो नेचुरली बंडल्ड है, तो क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। आज फ़ोन और चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, फ़ोन की चार्जर, फ़ोन ना, क्या आपने चार्जर इसलिए लिया ताकि आपको फ़ोन मिल सके? नहीं, यू गॉट अ फ़ोन, जस्ट फ़ोन, साथ में चार्जर आपको चाहिए। तो जितना फ़ोन का जीएसटी है वही जीएसटी चार्जर का लगाया जाएगा जब आप उस कंबाइन बॉक्स में लोगे। लेकिन जब आपका चार्जर ख़राब हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप नया चार्जर लोगे। वो नया चार्जर आप सेपरेटली ले रहे हो, वो बंडल में नहीं आ रहा है, तो अब जो चार्जिंग की एक्सक्लूसिव रेट है वही रेट पे जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, ये देखो गिफ्ट पैक में वही लिखा है, सब कैंडल, चॉकलेट, स्वीट में सब। ठीक है, सो दिस वॉज योर चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो, मज़ा आया हो। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।